नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज बड़ा दिन है। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना है। ऐसे में फैसले से पहले ही उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा ठोक दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग होने जा रही है। फैसले के बारे में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिंदे जानते हैं। जब से ये क्रिकेट में गैम्बलिंग जुगाड़ और जुगाड़ शुरू हुआ है तब से मैच फिक्सिंग ये शब्द हमें बार बार कान पे आता है। अरे भाई मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है। इस प्रकार की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है आज 4 बजे। मैं इसलिए कहता हूं, विधानसभा का जो हमारा स्पीकर या अध्यक्ष है मिस्टर नार्वेकर, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल का दर्जा दिया है कि आप निर्णय लीजिए, आप न्याय कीजिए इस बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और हमारा जो कहना है, इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं। वह हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति, न्यायालय, ट्राइब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है, तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं यह ऑर्डर देने जा रहा हूं? ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर हमने ले ली है, रिकॉर्ड पर लाया है हमने। आज फैसला है और देश के प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को महाराष्ट्र में उनका एक दौरा है, उनका टूर है, वो करने जा रहे हैं। रोड शो वगैरह नासिक में है। उसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि आज फैसला आने वाला है और संविधान कहता है ये सरकार गैरकानूनी है, अगर संविधान के हिसाब से फैसला हो तो ये सरकार गैरकानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है, फिर भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद, उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है। इसलिए वो आत्मविश्वास है कि मैं आ रहा हूं और सरकार रहेगी, निर्णय मुझे मालूम है। दूसरी बात, आज फैसला है गैरकानूनी सरकार का, और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है वो दावोस में जा रहे हैं। अगर आपकी सरकार, हम मानते हैं कि गैरकानूनी ठहर सकती है, असंवैधानिक करार दी सकती है, तो आप में इतना आत्मविश्वास कहां आया कि फैसला कुछ भी हो, मैं बतौर राज्य का मुख्यमंत्री दावोस एक डेलीगेशन के साथ जा रहा हूं। उसका मतलब आपको भी मैच फिक्सिंग के बारे में पूरी जानकारी है और आपको निर्णय पहले से मालूम है। ये सभी बातें, ये दोनों बातें, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आने की बात और मुख्यमंत्री दावोस जाने वाली बात, हम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है। आज का जो निर्णय होने वाला है वो एक महज औपचारिकता। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी पर हमला किया। बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी नोटंकी कर रही है। मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। दिल्ली सरकार के पर्यावरण और विकास मंत्री गोपाल राय ने ग्राम विकास बोर्ड की समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली सरकार का ग्राम विकास बोर्ड दिल्ली के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के गांव के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास बोर्ड को ग्राम विकास बोर्ड में तब्दील किया गया। दिल्ली के अंदर शहरी और ग्रामीण एरिया में जितने गांव हैं उनके विकास के लिए दिल्ली में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जो ग्रामीण विकास बोर्ड हुआ करता था उसको ग्राम विकास बोर्ड में तब्दील किया गया। पहले जो ग्रामीण विकास बोर्ड था उसे केवल ग्रामीण क्षेत्र में उन गांवों में विकास करने के एथराइजेशन था जो अर्बनाइज नहीं हुए थे। लेकिन अब जो ग्राम विकास बोर्ड है, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड है, वो दिल्ली के सभी शहरीकृत गांव और जो शहरीकृत नहीं है, अर्बनाइज नहीं है, उन सभी गांवों में ये बोर्ड काम करता है। आज नए साल में इस बोर्ड की समीक्षा बैठक आज रखी गई थी, जिसमें गांव के विकास में अब तक क्या स्थिति है उसको लेकर के जो समीक्षा की गई। दिल्ली में अभी तक बोर्ड की इससे पूर्व जो बैठकें हुई हैं उसमें 194 गांवों में जो मैक्सिमम 45 विधानसभा के अंदर आती हैं, जिसमें मेजर्स गांव में, उन 45 विधानसभा क्षेत्रों में 194 गांव के अंदर लगभग 564 परियोजनाओं को बोर्ड ने मंजूरी दी थी, जिसकी लागत लगभग 759 करोड़ रुपए बोर्ड ने पास किए थे। आज की बैठक में लगभग 250 करोड़ के नए सड़क के, नालियों के विकास के प्रस्ताव बोर्ड के सामने माननीय सदस्यों ने सबमिट किए हैं। पुराने जो बजट बोर्ड में पास हो चुके थे और आज जो बोर्ड के सामने प्रस्ताव आए हैं जिसे बोर्ड ने पास किया है, तो लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के अर्बनाइज और रूरल जो विलेज हैं उनके अंदर जो विकास कार्य है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्य सेवकों को गोलीकांड को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अमन चैन के लिए गोली चलवाई थी। स्वामी का कहना था कि सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आयोजन में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, रामलला मंदिर का आयोजन नहीं है, क्योंकि रामलला जहां पर थे वो इस मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। आज भी रामलला वहीं पर है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और यही कारण है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये भी सूची तैयार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो नाम है ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपत राय जी का, लेकिन सूची सही माने में तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो सूची तैयार कर रही है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कहाँ रहेगा? एक सवाल लास्ट करना चाहूंगा। एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। एसटीएफ और करीमगंज जिला पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान मादक पदार्थ का ये जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें मिजोरम से ड्रग्स की आवाजाही के बारे में एक इनपुट मिला था। उसी खबर के आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया।
गोवा के सर्विस अपार्टमेंट में 4 साल के बेटे की हत्या करने वाली एआई स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ को अदालत ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में कई हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। ऑटोप्सी के बाद डॉक्टरों का कहना है कि संभव है कि सूचना ने मासूम की हत्या तकिया से मुंह साध कर की हो। बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम के एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिसंबर में जीतेगा पंजाब नाम से एक अलग रैली की थी, जिसे लेकर कांग्रेस में खूब बवाल मचा था। उन्हें कई पार्टी नेताओं से अलग लाइन चलने पर नसीहत भी दी थी, लेकिन वे खुली बगावत करते दिख रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर से होशियारपुर जिले से अपनी ही एक अलग रैली की, जबकि पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव ने चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई थी। मालदीव विवाद के बीच नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बात आज की नहीं है, लेकिन भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। जब भी मालदीव को जरूरत हुई है, भारत ने आगे हाथ बढ़ाया है। भारत के राजनेताओं की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले पर क्या कहा, सुनते हैं। क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूं जब वहां पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया। भारत की फौज वापस आ गई, यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया। उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए, और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दे। और भारत और चीन जो है वो दोस्ती में जैसे पहले थे। आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चौ एन लाई थे जो एक सतून थे। मगर फिर जब वो वॉर हो गई, वो 60 की या 61 की, उसने फिर हमारी धाड़ें डाल दी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी और चीन और हिंदुस्तान फिर से, जिस तरह हम मेडिकल कॉलेज में नारे मारते जब चौ एन लाई आता था, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या फिर से वो माहौल पैदा हो जाए, उस भाई भाई का मामला चले। और हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में हाड़ कंपा देने वाली ठंड जारी है। लोगों को खुद को गर्म रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सुबह शाम लोगों को अलाव जलाकर गर्मी का सहारा लेना पड़ रहा है। कोहरे की एक पतली परत ने राजधानी और इसके आसपास के शहरों को भी अपने आगोश में ले लिया है। वहीं उत्तर भारत के अन्य इलाकों में कोहरे की मोटी परत देखने को मिल रही है। इसके अलावा मुंबई में बारिश देखने को मिल रही है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।